कह सकते हैं कि हम 78 ईयर हो चुके हैं, हम 79 में ईयर में हैं, 79वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं भारत को आजाद हुए। लेकिन बावजूद उसके आज भी हम लोग कहीं न कहीं हम आर्थिक रूप पर गुलाम हैं, हम डिपेंड हैं। समझ में आ रही बात? हम आजाद तो हैं, किसी के गुलाम नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी हम किसी न किसी के गुलाम हैं, चाहे अपने काम के गुलाम हैं, चाहे अपनी नौकरी के गुलाम हैं। यानी कि हम लोग आजादी से मतलब खुल करके अपना जीवन नहीं जी सकते। तो ऐसी ही क्रांति को लेकर के आए हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर 9 नवंबर 2014 को, जिनके पथ पर चल करके, जिनके रास्ते पर चल करके आज लाखों लोगों ने उस आर्थिक आजादी को प्राप्त किया है। और मुझे यकीन है उनके मार्गदर्शन में करोड़ों लोगों का जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। कोटा में जब हमने शुरुआत की थी दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर बैठे मनोज सर से, कमलेश सर से बात कर रहा था। आज से 5 साल पहले यही हॉल था, 26 जनवरी 2019 का दिन था, और इस हॉल में आदरणीय हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर स्वयं आए थे। सही मायने में उस दिन एसएपीएस वेलनेस की शुरुआत कोटा में हुई थी। और आज अभी आप इस मीटिंग को पूरा सुनेंगे तो आप समझेंगे एक क्रांति की एक मसाल लगी थी मनोज यादव जी के माध्यम से, और वो क्रांति की मसाल लगी, और आज उस मसाल ने आज कई लोगों के दोस्तों घर में उजाला ला दिया है। आपके सामने जो यहाँ पर लीडर हैं, कमलेश मेहरा सर हैं, यहाँ जगदीश सर हैं, प्रहलाद सर हैं, धर्मवीर सर हैं, अरविंद सर, ओम प्रकाश सर, मनोज मेहरा सर, भोजराज सर, ये सब लोग उसी मसाल की लौ से जलाए हुए दूसरी मसाल है, जिनके घर में आज आर्थिक आजादी आई है। और भी बहुत सारे लीडर हैं, आप जितने भी सैफायर एंड अबव लीडर को आपने यहाँ पर मंच पर सम्मानित होते हुए देखा, ये सब लोगों का जीवन बदला है। तो इसकी मसाल 5 साल पहले जलाई थी हमारे आदरणीय एमडी संजीव सर ने, और उसी मसाल को हम लेकर के कोटा से आज झालावाड़, बूंदी, बारा और आपके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, श्योपुर, इन क्षेत्रों में काफी लोगों को एसएपीएस वेलनेस के माध्यम से स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का लाभ मिला है। तो मैं बिना समय गवाए आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, मुझे नहीं जानकारी है आप में से कितने लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि AWPL क्या है, आपको यहाँ पर कौन ले आया है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो AWPL में ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस काम को करना कैसे है, इस काम में तरक्की कैसे पाई जाए, कैसे जल्दी से जल्दी ग्रोथ पाई जाए, उस बारे में ये ट्रेनिंग है। और अगर कोई फ्रेशर जो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग से अनभिज्ञ है, जो AWPL से बिल्कुल अनजान है, और वो भी आज अगर इस ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पूरी ट्रेनिंग को, पूरे सेशन को सुन के जाइएगा। बेशक आप चाहे AWPL में आज नहीं है, बेशक चाहे आप AWPL में काम ना करें, लेकिन बावजूद उसके आज की जो ट्रेनिंग है यह आई ओपनिंग ट्रेनिंग होगी कि जीवन में कामयाबी क्यों जरूरी है, जीवन में कामयाबी पाने के कौन कौन से रास्ते हैं, और किन रास्तों पर चल करके हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो मेरी एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, खास करके आगे आगे जो लोग बैठे हुए हैं, एक बार अपना मोबाइल चेक कर ले, किसी का मोबाइल रिंग पे तो नहीं है, साइलेंट कर ले। अगर आपका प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन नहीं आता, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन नहीं आता है, तो आप फोन ना अटेंड करें। चाहे आपका गृह मंत्रालय से फोन आ जाए, गृह मंत्रालय मतलब घर से फोन आए तो अवॉइड करते हैं, राइट। अंटिल जिसको इमरजेंसी होगी वो व्हाट्सएप भी कर सकता है, टेक्स्ट भी कर सकता है। तो बेवजह कॉल ना उठाएं, क्योंकि आपके एक मूवमेंट से यहाँ पर बैठे हुए 1000 लोगों का भविष्य टिका हुआ है। मेरे पास में कोई थ्योरी नहीं है, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 9.5 साल हो गए हैं, और मैं अपने 9.5 सालों का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोबारा मैं आपको इस बात को बता दूं, मेरे पास कोई किताब नहीं जिसे पढ़ करके मैं आपको भाषण सुनाने वाला हूँ। मैं अपने 9.5 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपकी एक मोमेंट 1000 लोगों का 1 मिनट खराब कर सकती है, चाहे वो रिंगटोन हो और या फिर आवाजाही हो। तो क्या आप लोग तैयार हैं?
सीखने के लिए। तो दोस्तों जैसे ट्रेनिंग का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि बिजनेस डेवलपमेंट करने से पहले हम ये जान लेते हैं तो काम ही नहीं कर रहा है। ओके, तो साथियों सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पास में पैसा कमाने के ऐसे कितने रास्ते हैं। सामने स्लाइड में आप लोग जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जन्म हमारे ही जैसे एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। ये एक नौकरी पेशा व्यक्ति के पुत्र थे और इनके पिता ने हमेशा इनको नौकरी करने के लिए ही प्रेरित किया। लेकिन इनके एक चाचा जी थे रिश्ते के, उन्होंने इनको हमेशा बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने सगे पिता की बात न मान करके उन्होंने अपने चाचा की बात मानी, जिनकी दुकान पर ये नौकरी किया करते थे, और वहां से इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। और आगे चल करके ये अमेरिका में एक हुई प्रांत है, वहां के सबसे अमीर आदमी में से एक बने, आज भी जीवित है, लाइव है। और इन्होंने अपने जीवन में अपने अनुभव को अपनी किताबों में उतारा है। इनकी एक मशहूर किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, अगर किसी ने पढ़ी हो या सुनी हो। उसमें उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से मेरे पिता मुझे नौकरी करने के लिए मुझे प्रेरित करते थे और किस प्रकार से मेरे चाचा ने मुझे बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया। उसी किताब का उसी आधार पर उन्होंने अपने दोनों चाचा और पिताजी का संज्ञा दी रिच डैड एंड पुअर डैड। अपनी एक किताब में उल्लेख करते हैं कि पैसा कमाने के एक आम इंसान के पास में 4 तरीके हैं। समाज को उन्होंने 4 भागों में बांटा। उसको उन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वो समझाते हैं कि वो 4 तरीके हैं ESBI। ई का अर्थ है एम्प्लॉय वर्ग के लोग जो नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। एस का अर्थ है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो दुकानदारी करके अपना जीवन यापन करते हैं। बी का अर्थ है बिजनेस ओनर्स जो बिजनेस चला करके अपना और अपने समाज और देश के लिए काम करते हैं। और इन्वेस्टर वर्ग होता है वो जो अपना काम खुद नहीं करते हैं बल्कि पैसे से अपना काम करवाते हैं। आइए समझते हैं इन चारों वर्ग में हम कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्वेस्टर वर्ग को। जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। ये खुद अपना काम नहीं करते, ना तो ये कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ना ही ये कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना ही ये किसी को सर्विस देते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हैं सबसे दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो है वॉरेन बफेट की। इनकी जो नेटवर्थ है आज वो है $120 मिलियन और इनकी खुद की कोई कंपनी नहीं है। तो ये कैसे पैसा बनाते हैं? इनको शेयर मार्केट की समझ है, स्टॉक्स की समझ है। ये अपना पैसा स्टॉक्स के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू उन कंपनियों में लगाते हैं। जैसे हमारे देश के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी, जिनकी नेटवर्थ है लगभग 40,000 करोड़, 38,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनका पैसा बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि इन्होंने अपना पैसा लगा रखा टाटा की कंपनी में, इन्होंने अपना पैसा लगा रखा रिलायंस की कंपनी में, अडानी की कंपनी में, इन्होंने गवर्नमेंट की कंपनियों में पैसा लगा रखा, इन्होंने घड़ी की कंपनी में। मतलब आप जो भी सामान खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, सर्विस लेते हैं, तो उन सारी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो ऐसे हमारे देश में बड़ी मुश्किल से 5% लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका पैसा इनके लिए काम करता है, ये खुद काम नहीं करते। उदाहरण के तौर पर अगर आपने टाटा के शेयर खरीद रखे हैं तो आपके लिए टाटा ग्रुप काम करेगा, ना कि आप काम करेंगे। यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपको काम नहीं करना, आपसे बुद्धिजीवी लोग आपका काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग उस काम के जो निपुण लोग हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना अच्छा काम है तो फिर सारे लोग क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि इस काम को करने के लिए नॉलेज चाहिए, इस काम को करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इस काम को करने के लिए
पैसा चाहिए, और इतना पैसा चाहिए कि अगर किसी कंपनी के शेयर अगर डाउन भी हो गए, अगर डूब भी गए, तो भी आपके पैसे पर फर्क ना पड़े, आपकी जो आम जीवन है उस पर कोई फर्क ना पड़े। यही कारण है कि हमारे देश के 95% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? और नहीं तो कितना आसान है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं, वो कंपनी आपका पैसा कहां से बढ़ा करके देती है? उनके पास में कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें आपको वो 6% 8% का रिटर्न देती है? एनी आइडिया? एनी गेस? वो भी तो हमारा पैसा उठा करके उन्हीं सब प्राइवेट कंपनियों में लगाती है स्टॉक्स के थ्रू। तो फिर हम किसी कंपनी का इंश्योरेंस खरीदने की बजाय सीधे सीधे उस कंपनी के शेयर क्यों नहीं खरीद लेते? हम किसी बैंक में एफडी कराने की बजाय उस कंपनी के सीधे सीधे हम शेयर क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि हमारे पास शेयर खरीदने के लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पैसा चाहिए, रिस्क चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। इस वजह से हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज इन लोगों के सबसे मजे हैं, ये खुद काम नहीं करते, इनका काम दूसरी कंपनी वाले लोग करते हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? प्रॉफिट होगा तो दोनों का होगा, लॉस होगा तो दोनों का होगा, हाँ या ना? ओके। उसके बाद में आपकी दूसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर्स की। बिजनेस ओनर्स कौन है? बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जो अपना बिजनेस सिस्टम से चलाते हैं, न कि इनका बिजनेस कोई व्यक्ति विशेष चलाता है। जैसे जमशेदजी टाटा साहब ने टाटा ग्रुप की स्थापना करी, तो आज जमशेदजी टाटा इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद में रतन टाटा जी उसके चेयरमैन बन गए। रतन टाटा जी चले गए तो उनके कजन रतन उसके चेयरमैन बन गए। धीरू भाई अंबानी ने आपके रिलायंस की स्थापना करी, धीरू भाई अंबानी चले गए तो अपने बेटों को वो चेयरमैन बना गए, उनके बेटों के बाद में उनके बच्चे चेयरमैन बन जाएंगे। यानी कि ऐसा बिजनेस जो किसी व्यक्ति विशेष से ना चलता हो, किसी एक इंसान पर निर्भर ना हो, उसे कहते हैं सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस। क्या कहते हैं? सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस। लेकिन सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस आपको एस्टैब्लिश करने के लिए आपके पास में वो इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, आपके पास में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, बिजनेस की वो समझ होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आप अपने छोटे से 8 बाई 10 के कमरे से शुरू हुए छोटे से स्टार्टअप को आप बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सको। बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी बिजनेस करने के लिए आपके पास बिजनेस का नॉलेज, बिजनेस का समझ, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा, और उस बिजनेस के न चलने पर वो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे का रिस्क लेने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? यस और नो? अदरवाइज अगर कोई किसी एक व्यक्ति को एक दुकान से प्रॉफिट हो रहा है तो वो फिर दूसरी दुकान क्यों नहीं खोलता है? जब एक दुकान से प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी दुकान खोलने से क्यों डरता है? इसी वजह से डरता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि न खुदा मिला न दीदारे सनम, न इधर के रहे हम ना ही उधर के रहे हम, न तो ये बिजनेस चला ना वो बिजनेस चला। इसी डर के वजह से एक इंसान अपनी दुकान उस 8 बाई 10 की दुकान में ही सीमित रह जाता है, इनसिक्योरिटी फील करता है। बात समझ में आ गई? लेकिन जो रिस्क लेता है, जिसे समझ होती है, वो व्यक्ति पूरे देश विदेश में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेता है। किसके जरिए? सिस्टम के जरिए। किसके जरिए? सिस्टम के जरिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। इंदौर से एक स्टार्टअप शुरू हुआ चाय सुट्टा बार करके। अनुभव दुबे नाम का एक लड़का है, धार का रहने वाला है। उसने आज से कोई 8-10 साल पहले एक चाय की दुकान खोली इंदौर में, और आज वो दुबई तक पहुंच गया, इंटरनेशनल पहुंच गया, राइट? और यहाँ क्या, हमारे यहाँ पर कोटा में क्या चाय की दुकान किसी ने नहीं खोली? अरे खोली या नहीं खोली? यस और नो? क्या आज आपके कोटा में ब्यूटी पार्लर्स नहीं है? अरे है या नहीं है? लेकिन हर ब्यूटी पार्लर का सहना विषय बन पाया? क्या हर सैलून जावेद हबीब बन पाया? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हर एक परचून का दुकानदार डीमार्ट जैसे स्टोर खोल पाया? तो साधारण सी बात है कि हर एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए उसके अंदर वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो बिजनेसमैन
बच सकता है, हाँ या ना? तो इस वर्ग में भी हम लोग नहीं आ पाते हैं। अब उसके बाद में तीसरी कैटेगरी हमारी आती है दोस्तों, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, जिसमें से यहाँ पर जितने भी लोग दुकानदार बैठे हुए हैं, चाहे वो फॉर्चून के दुकानदार हैं, चाहे मेडिकल स्टोर है, चाहे क्लिनिक है, या फिर चाहे आपका सैलून है, चाहे आपका बुटीक है, चाहे आपका ब्यूटी पार्लर है, चाहे आपकी ज्वेलरी की शॉप है, कपड़ों का शोरूम है, या मोबाइल स्टोर है, ये सब लोग कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है, उसका कोई बॉस नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल उलट है इसके, ये आधा सच है। आधा सच ये है कि जो व्यक्ति न किसी का गुलाम है, न उसका कोई बॉस है, वो अपने काम से कभी छुट्टी नहीं ले सकता, अपने काम से कभी फ्री हो नहीं सकता। इसका मतलब वो अपने काम का गुलाम है। बात समझ में आ गई? यस और नो? जैसे हमारे साथ में दो भाई हैं, देशराज जी और लोकेश जी, तो ये दोनों डॉक्टर हैं। क्या है? डॉक्टर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से। अब मैं इनसे कहता हूँ कि आप 10 दिन की छुट्टी ले लो, क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? तो फिर ये कैसी आजादी हुई? आप में से कोई ज्वेलर होगा और मैं आपसे कहूँ कि दिवाली के समय पर 10 दिन की छुट्टी ले लो, ले लोगे? आप में से कोई बर्तन भांडे बेचने वाला, जो आपका ग्रोसरी का क्रॉकरी का जो सामान बेचता है, वो व्यापारी होगा, क्या वो दुकान बंद कर सकता है दिवाली के समय पर? त्योहार के समय, किसी त्योहार के समय बंद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या आप आजाद हैं? मेरी नजरों में जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, वो अपने ही काम का गुलाम है। वो उस ऐसी जेल का कैदी है जिस जेल में जेलर भी खुद है और कैदी भी खुद है। कैसे? जब वो सुबह आता है, शटर ओपन करता है और आकर के अपने आप को 12 घंटे के लिए उस दुकान के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, तो क्या हुआ? वो कैदी। और शाम को शटर डाउन करता है, ताला लगाता है और आजाद हो जाता है अगले 12 घंटे के लिए। अब क्या हो गया? वो बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो ऐसे व्यक्ति कभी लाइफ में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल एक रीजन नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। आज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको आज टाटा और अंबानी जैसे बिग प्लेयर से आपको लड़ाई लड़नी है। आपके कंपटीटर हैं आज की डेट में अरबपति खरबपति लोग, जो इस छोटे व्यापार में एफएमसीजी के मार्केट में उतर चुके हैं। आज जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप की हो, चाहे वो रिलायंस ग्रुप की हो, चाहे वो अडानी ग्रुप की हो, वो छोटे व्यापार में उतर चुके हैं। आज आप देखें, ज्वेलरी में टाटा भी आ गया है, ज्वेलरी में आपका रिलायंस भी आ गया है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक कि आदित्य बिरला भी आ चुका है। कपड़ों के व्यापार में, चाहे सस्ते कपड़े हो चाहे महंगे कपड़े हो, टाटा सस्ते कपड़े भी बेच रहा है और महंगे कपड़े भी बेच रहा है। आपको महंगे कपड़े चाहिए तो टाटा क्लिक आप ऐप अपलोड कर लीजिए, या फिर टाटा ने बहुत सारे स्टोर अडॉप्ट कर रखे पूरे ऑल ओवर इंडिया, बड़े बड़े, आप वहां जाकर के खरीद लीजिए। सस्ते कपड़े चाहिए तो आप टाटा के जूडियो में चले जाइए, जहां आपको 300-500 रुपए के बाजार से कंपटीशन करते हुए कपड़े भी आपको मिल जाएंगे। जूडियो आ चुका है कोटा में, आ गया। तो जूडियो पता आपको किसका ब्रांड है? किसका ब्रांड है? टाटा का। किसका? टाटा का। पेंटालून किसका ब्रांड है? आदित्य बिरला का। किसका? आदित्य बिरला का। समझ में आ गई बात? रिलायंस ट्रेंड, जहां पर आपके 500 रुपए से कपड़े शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो? डीमार्ट, राधा कृष्ण अंबानी जी ने बोला, डीमार्ट में क्या मिलता है? ग्रोसरी का सामान, अरे आपका घर का सामान, अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, ये जब सारी चीजें जब शोरूम में उपलब्ध है तो दुकान में क्यों जाएगा कस्टमर? दुकान में एक चाय पत्ती खरीदने के लिए जा सकता है, लेकिन जब घर का पूरा सामान खरीदना होगा तो वो कहाँ जाता है? मार्ट में। कहाँ जाता है? मार्ट में जाता है। क्यों जाता है मार्ट में? क्योंकि मार्ट में सारा सामान एक ही स्टोर में उपलब्ध होता है। दूसरा, वहां पर सुविधाएं भी बहुत होती है, एसी की व्यवस्था होती है, वॉशरूम की व्यवस्था होती है, मॉल में आपका रेस्टोरेंट भी होता है, वहां पर आपका पिक्चर हॉल भी होता है। आप सुबह चले जाओ, शाम तक आपका पूरा बाजार वही हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? तो आज बड़े व्यापारी इस बात को समझ चुके हैं कि साहब, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको छोटी मार्केट को अडॉप्ट करना होगा। किसको? 95% लोगों की मार्केट को एक्वायर करना होगा।
टाटा साहब जहाज भी बनाते हैं और नमक भी बनाते हैं, क्योंकि जहाज तो बिकेगा साल में एक, लेकिन नमक तो रोज बिकेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? रिलायंस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसकी बहुत बड़ी पावरफुल इंडस्ट्रीज है, देश विदेश में कई कंपनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद सब्जी बेच रहा है। क्या बेच रहा है? सब्जी बेच रहा है। अगर हमारे बीच में कोई सब्जी का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है तो हम उसे दीन भावना से देखते हैं, दया भाव से देखते हैं। आया ना? अरे बेचारा ठेला लगाता है। यस और नो? तो हम मुकेश अंबानी भी तो ठेला ही लगा रहा है, मुकेश अंबानी भी तो सब्जी बेच रहा है ना? तो अब इससे हो गया, जो हमारा भाई यहाँ पर ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा था, उस रिलायंस स्टोर ने उस छोटे व्यापारी का धंधा खा दिया। अब मेरी बात समझ में आ रही? टाटा के तनिष्क ने, कल्याण ज्वेलर्स ने, टाटा के काटलेन ने, इन्होंने सबने छोटे ज्वेलर्स का धंधा खा दिया। डी मार्ट ने छोटे ग्रोसरी स्टोर का धंधा खा दिया। बड़ी ब्यूटी पार्लर्स की चेन ने छोटे ब्यूटिशियंस का धंधा खा दिया। बड़े सैलून वालों ने छोटे सैलून वालों का धंधा खा दिया। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि आज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं तो आपके लिए आज के इस मार्केट में compete करना कितना मुश्किल है, जबकि इस 21वीं सदी में आज आपकी लड़ाई टाटा अंबानी से नहीं है। इनके भी बाप आ चुके हैं और वे इनके बाप है ई कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मेक माई ट्रिप, एमएमटी, गो आईबीबो, रेड बस, ओला, उबर, ये जितनी भी आपकी ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने खुदरा व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। आज आप घर बैठे ब्लिंकिट से, बिग बास्केट से घर बैठे आप 8 से 10 मिनट में अपने घर में सब्जी मंगा सकते हैं, दूध मंगा सकते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस और नो? किस किस को पता है इस बारे में? पता है ना? अब बताओ, सब्जी लेने लोग दुकान में क्यों जाएंगे? अपना 50 रुपए का तेल क्यों खर्च करेंगे जब घर में होम डिलीवरी फ्री हो रही है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? आप कपड़े खरीदने के लिए शोरूम में क्यों जाएंगे जब आपको कपड़ा Myntra.com पे आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है और साथ में 15 दिन का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है? क्योंकि हमारा कपड़े का व्यापारी जो है, जिससे हम कपड़े खरीदते हैं, उसने तो लिख रखा फिक्स दाम और कपड़ा खरीदने के बाद बदली नहीं किया जाएगा। अब हमारे को जब घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी कपड़ा मिल रहा है, साथ के साथ में हमारे को एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, तो फिर हम शोरूम पे क्यों जाएं? मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो ये मोबाइल एक दिन हम लोगों को इतना आलसी बना देगा, इतना कमजोर बना देगा कि दोस्तों हम मार्केट जाना भूल जाएंगे। आज आपको गाड़ी बुक करनी है तो आपको टैक्सी स्टैंड में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ओला, उबर बुक कर सकते हैं। हाँ या ना? आज आपको बस बुक करने के लिए बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं है, रेड बस से आप घर बैठे बैठे अपनी सीट बुक कर सकते हैं। हाँ या ना? सही है, गलत है? तो इतना एडवांस होता जा रहा है आज इस 21वीं सदी में। अगर आपका बिजनेस मोबाइल में नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, मेरी दोबारा बात सुने, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो यकीन मानिए आप जब जब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक कोई आपसे पैसा कमा रहा है। अगर आप मोबाइल से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपसे कोई ना कोई पैसा कमा रहा है। जब हमने मोबाइल खरीदा, जिस कंपनी का मोबाइल खरीदा वो उसने पैसा कमाया, जिसकी सिम खरीदी वो हमसे जिंदगी भर पैसा कमाएगा। हाँ या ना? यस और नो? उसके बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम जो भी डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका भी डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब हमसे पैसा कमा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? जितना ट्रैफिक सोशल मीडिया साइट्स पे होगा, कंपनियों पे होगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, उतना ही उनको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और जितना एडवर्टाइजमेंट उनको मिलेगा उतना वो पैसा कमाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक इसी प्रकार से हम गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं
क्या पेटीएम यूज कर रहे हैं तो वो पैसा कमा रहे हैं? अरे हाँ या ना? कोई भी सॉफ्टवेयर हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं, चाहे हम गेम खेल रहे हैं, चाहे हम पबजी खेल रहे हैं, चाहे कौन कौन से गेम आए हैं मुझे पता नहीं है, तो जो भी गेम है तो वो गेम खेल रहे हैं, वो गेम वाले हमसे पैसा कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमसे पैसा कमा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप लोग किसी भी तरीके से मोबाइल से पैसा कमा पा रहे हो? किसी भी तरीके से कमा पा रहे हो? और अगर नहीं कमा पा रहे हो तो आप में, और आज से 500,000 साल पहले जो आदिवासी थे, जो हमारे बुजुर्ग जो जंगलों में रहते थे, जिनका लाला हूं करते थे, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गई बात? आज की डेट में एक ट्रक ड्राइवर जिसकी सैलरी 40,000 रुपए है, वो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है यूट्यूब से। एक बिहार का ट्रक ड्राइवर है जो केवल अपनी जर्नी के ब्लॉग बनाता है, उसको सैलरी मिलती है 40,000 रुपए, लेकिन वो अपने ब्लॉग से जो उसको रेवेन्यू आता है वो आता है 10 लाख से लेकर के 15-17 लाख रुपए महीने तक का उसको हाईएस्ट रेवेन्यू आया हुआ है ब्लॉग बना करके। और हम ब्लॉग देख देख करके लोगों को पैसा कमा रहे हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? एक लड़का है सौरभ जोशी उत्तराखंड का, उसको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, पर डेली ब्लॉग बनाता है। क्या बनाता है? डेली ब्लॉग। क्या बनाता है? आज मेरी मम्मी ने क्या खाना बनाया, आज हमने सुबह उठ के क्या काम किया, आज हमने कौन सी चाय पी, मैं कब फ्रेश होने के लिए गया, कहाँ मैंने हगा, कहाँ मैंने मोता। वो पूरे दिन ये काम करते रहता है और लोग उसकी वीडियो देखते हैं और वो ब्लॉग बना बना करके आज उसने पोर्शे खरीद ली, आज उसने फॉर्च्यूनर खरीद ली, आज उसने करोड़ों रुपए का मकान बना लिया। बात समझ में आ गई? यस और नो? हम कैरी मिनाटी के वीडियो देखते हैं या हम भुवन बाम के वीडियो देखते हैं, वो करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं। हम कॉमेडी वीडियो देखते हैं, वो हमसे पैसा कमा रहे हैं। क्या हम कमा रहे हैं? हैं? नहीं कमा रहे तो हम हुए नहीं आदिवासी, हुए नहीं हुए, जिनका लाला हूं। ऐसा नो? यानी कि हम इस सदी को समझे। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो या तो आज ही अपनी दुकान को बंद कर दीजिए, आपका उस दुकान से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो एक बार आप अपनी पूरी हिस्ट्री देखिए कि उस दुकान को कब शुरू किया था। आपके पिताजी भी उसी दुकान में बैठते थे, आप भी उसी दुकान में बैठते और आपका बच्चा भी उसी दुकान में बैठेगा। तो 2 पीढ़ियों में आपने क्या बदल लिया? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? जब कुछ बदलाव नहीं हुआ तो उस दुकान को क्यों चला रहे हो? और अगर आप बंद नहीं कर सकते तो भाई साहब अपने बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए, आप अपने कस्टमरों को इंटरनेट से जोड़ लीजिए। कुछ नहीं तो अगर आपकी परचून की दुकान है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और लोगों को बोलिए भैया आपको जो भी राशन चाहिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। शुरू में खुद डिलीवरी कीजिए और धीरे धीरे आप एक लड़का डिलीवरी के लिए रख लीजिए। आप किसी भी तरीके से, अगर आप सब्जी की दुकान चल रहे हैं तो भी यही कीजिए। बात समझ में आ गई? अगर आप सैलून भी चला रहे हैं तो अपना नंबर डालिए गूगल पे और बोलिए कि मैं घर आकर के बाल काट दूंगा, 150 रुपए कटिंग के लूंगा, 50 रुपए आपके होम सर्विस के लूंगा। तो आज की डेट में कस्टमर अपने पास में रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। कस्टमर लाना चैलेंज नहीं है, कस्टमर अपने पास में रखना चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपसे सर्विस नहीं लेगा तो किसी और से ले लेगा, आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो किसी और से खरीद लेगा। तो कस्टमर एक बार आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर को अपने पास में कंटेंट रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो डियर फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज है और वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे हाँ या ना? अब इतना बवाल करेगा कौन? वेबसाइट कौन बनाएगा? ऐप कौन बनवाएगा? इतने हम पढ़े लिखे हैं नहीं। यस और नो? तो भाई साहब फिर हमारे पास में एक ही चारा बचता है, क्या? नौकरी कर लो। क्या कर लो? नौकरी कर लो। सबके लिए यही ऑप्शन है, हाँ या ना? और नौकरियों में सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है? गवर्नमेंट जॉब। वाह जी वाह, हाँ या ना? एक बार बस नौकरी लग जाए उसके बाद तुम सरकारी दामाद हो जाएंगे, हाँ या ना? सही है गलत है?
तो अगर हमारी सबकी चाहत सरकारी नौकरी पाने की है तो क्या सभी को सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है? अभी आपने सोचा है? इसलिए नहीं मिल सकती दोस्तों क्योंकि सरकारी नौकरियों में केवल हमारे देश में सर्विस एंटाइटल्ड जॉब है, केवल सर्विस देने वाली जॉब है। हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारे देश में हम ऐसा कोई भी सामान नहीं बनाते मैन्युफैक्चरिंग के नाम के ऊपर कि जहां पर हम नए रोजगार क्रिएट कर सकें। समझ में आ गई बात? यही कारण है कि टोटल आबादी का 2%, टोटल पॉपुलेशन का 2% लोगों को ही सरकारी जॉब मिल सकती है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को समझिए, कितनी जॉब्स हैं आपके पास में। गवर्नमेंट कहां कहां जॉब आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? टीचर बना सकती है बिजली विभाग में, अरे हाँ या ना? उसके अलावा शिक्षा विभाग में, अरे यस और नो? मेडिकल डिपार्टमेंट में, हाँ या ना? जल विभाग में, हाँ या ना? और इसके अलावा बताओ, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। सोचो सोचो, दिमाग में डालो। कोई बैठा हो यहां पर सरकारी कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट का? पुलिस बता दिया मैंने, पटवारी समूह और यस और नो? आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट हो गया, हाँ या ना? अब मुझे बताइए कि राजस्थान गवर्नमेंट को अगर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है या और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो क्या तरीका है? अगर किसी गवर्नमेंट को अगर और जॉब क्रिएट करनी है तो उसके पास में क्या तरीका है? रिटायरमेंट। एनीवन, कोई भी, छोटा थोड़ी बहुत समझ में आओ तो आज आपको राजनीति समझ में आ जाएगी। रिटायरमेंट एक तरीका, बहुत बढ़िया, किसने बोला? खड़े हो जाए एक बार, जोरदार तालियां सर के लिए। आपको इंडस्ट्रीज ओपन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इंडस्ट्रीज ओपन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? और हाँ या ना? फिर वो चाहे सरकारी हो, फिर वो चाहे प्राइवेट हो। जैसे अभी आपके राजस्थान सरकार ने पिछले माह जयपुर में एक समिट किया था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से इन्वेस्टर आए थे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, लेकिन वो प्राइवेट जॉब होंगी। क्या वो? प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, थैंक यू सर। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको एनी हाउ एक नई इंडस्ट्री आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? तब जाकर के जॉब क्रिएट हो सकती। तो प्लीज आप ब्लेम मत किया करो किसी भी पार्टी को। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, आपको 2% राजस्थान का टोटल पॉपुलेशन का 2% से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई है वो 60 साल से पहले रिटायर नहीं होगा। अब दूसरा तरीका है गवर्नमेंट जॉब बढ़ाने का कि रिटायरमेंट की एज कम कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? रिटायरमेंट की एज कम कर दी जाए। तो आज रिटायरमेंट की एज कितनी है? 60 साल। अब आज एक व्यक्ति कितने एज में जॉब लग रहा है, मतलब टीचर कितनी जॉब में बन रहा है, कितनी उम्र में बन रहा है? 28-30, अरे हाँ ना? और पुलिस में कितने एज होती है लास्ट? 28, 25 से 28 के बीच में भर्ती हो रहा है। अब जो 25, 28, 30 की साल में उम्र में जो भर्ती हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो 30 साल करेगा जॉब, आए ना? तो भाई साहब एक काम करते हैं, नई जॉब क्रिएट करनी है तो पुरानों को रिटायर कर देते हैं। 60 साल की रिटायरमेंट की डेट को घटा करके 50 कर देते हैं। कर दें? अरे कर दें? कितने लोग मेरे समर्थन में बताओ? 10-12 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं और बाकी लोगों ने तू करके तो देख। यस और नो? भाई साहब जो भी सरकार एज कम करेगी वो सरकार सत्ता में नहीं आने वाली। जैसे एग्जांपल के तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, ये आर्मी में क्या किया था? अग्निवीर किया था। कितना प्रोटेस्ट हुआ? लोगों की मजबूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेस्ट कितना हुआ? समझ में आ रही था? यस और नो? सरकार मारना मुश्किल हो जाएगा, सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो 60
60 का उम्र में रिटायर होना है जिसने, वो 50 में उसे कहते कि तुम रिटायर हो जाओ, तो वो नहीं होना चाहता। बड़ी मुश्किल से तो उसे जॉब मिली है और आप कह रहे हैं रिटायर होता है। अब आपकी बात समझ में, यस और नो? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको उस साल जितनी वैकेंसी है उन वैकेंसी में आपको अव्वल आना पड़ेगा। जितनी वैकेंसी है उसमें अपना नंबर डालना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें, ये गाड़ियां आपके PWD उठा के ले जाएंगे अगर आपने ये नहीं हटाई तो। RJ14 UH 5887, रिपीट कर रहा हूं, RJ14 UH 5887। दूसरी गाड़ी है RJ14 NC 9249, NC 9249 9249। तीसरी गाड़ी है